हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट 1 आ चुका है, तो मेक श्योर कि आप उसको पहले देख लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और अगर आपने ऑलरेडी उस पार्ट को देख लिया है तो बढ़िया से इस वीडियो को भी लाइक कर दो और फटाफट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज का हमारा टारगेट है भैया टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खत्म करना। तो देखते हैं, लेट्स गो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप? दो टाइप। कौन कौन से? पहला है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की क्लास हमने कर ली, उसमें बताया था ना, रिटन लॉ इज नोन एज स्टैट्यूट। ठीक है। दूसरा है नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज। ठीक है, दो टाइप के नेगोशिएबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या? नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट और दूसरा नेगोशिएबल बाय कस्टम या यूसेज। अब नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट मतलब जो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट में लिखा है। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट में क्या लिखा है सर? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। क्या लिखा है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। पार्ट 1 में बताया था, अगर अभी भी नहीं देखा है तो देख लेना याद से। ठीक है, क्लियर है? तो जो एक्ट में लिखा है वो एक तो होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा है एक्ट में? सेक्शन नंबर 13 में लिखा है प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। दूसरा बोल रहा है कि नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूजेज। उसी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट होगा जो इस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, बट अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर मैच होंगे तो उनको भी हम इस एक्ट के प्रीव्यू में ले लेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो वही यहां पे बोल रहा है, दो the act speaks only of three type of negotiable instrument, but it does consider other kinds of instrument from being treated as a negotiable instrument provided they possesses the characteristics of a negotiable instrument. अब characteristic of negotiable instrument क्या होता है? ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। Accordingly, certain other instrument take the character of negotiable instrument by custom or usage. Dividend warrant, circular notes, bearer debenture are some of them, though they are not specifically mentioned in the act as a negotiable instrument. क्या बोल रहा है? डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट्स हो गया और बियरर डिबेंचर, इनका स्पेसिफिकली नाम तो मेंशन नहीं है सेक्शन 13 में, बट ये भी क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कवर होते हैं। साथ ही साथ ऊपर लाइन में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कस्टम और यूसेज के कारण, ठीक है, जो स्पेसिफिक तो नहीं है एक्ट में बट वो यूज में है, ठीक है, लोकल एरिया में यूज में है वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच हो रहे होंगे तब। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं नीचे सब टॉपिक में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम किन किन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो इसको ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में बताया था। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो भैया बियरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज एक्सप्रेसली एक्सप्रेस्ड टू सो बी पेबल ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज अ ब्लैंक इंडोर्समेंट। ठीक है, बियरर इंस्ट्रूमेंट यानी वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे किसी का नाम नहीं है, जिसको मिला ये उसका हो जाता है एक तरीके से। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल ऑन ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और दूसरा एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन विद रिस्ट्रिक्टिंग इट्स ट्रांसफरेबिलिटी, यानी उस इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा होगा कि इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही दूंगा, एक्स के अलावा किसी का भी अधिकार इस पे नहीं है। इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। उसका क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये लिखा होगा कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट दी जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया बियरर और ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं अपन नीचे इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स पे। इनलैंड और फॉरेन, एकदम नाम से काम का समझ में आ रहा है अपने को, बहुत इजी है। अब बिल, प्रॉमिसरी नोट और चेक इफ बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, अगर इंडिया में ही लिखा गया और इंडिया में ही अगर वो पेबल है और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इज सेड टू बी एन इनलैंड बिल। ठीक है, सेड टू बी एन इनलैंड बिल। अगर मैं कोई चेक काट रहा हूं एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो इंडिया में ही रह रहा है और मैं भी खुद इंडिया में ही रह के चेक बना रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? इनलैंड बिल हो जाएगा। क्लियर है? अ बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज डीम्ड टू बी अ फॉरेन बिल। अब कोई भी ऐसा बिल जो इनलैंड बिल्ड नहीं है वो क्या है? फॉरेन बिल है। ठीक है, इनलैंड बिल क्या है? जो इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया के ही किसी पर्सन को पेबल हो रहा है, वो क्या हो गया? इनलैंड बिल। क्या हो गया? इनलैंड बिल। अब ऐसा कोई बिल जो इनलैंड बिल नहीं है तो वो हम मान लेंगे कि वो क्या है? एक फॉरेन बिल है। क्लियर हो गया? हाँ। आगे, foreign bill must be protested for dishonor if such protest is required by the law of the place where it was drawn. This is not case with inland bill where protest for non payment is optional as per section 104 of the act. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर डिसऑनर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए हमको प्रोटेस्ट करवाना पड़ता है। प्रोटेस्ट मतलब क्या है? वो धरने वाला प्रोटेस्ट नहीं, इसका प्रोटेस्ट का मीनिंग अलग होता है। वो क्या होता है वो मैंने पार्ट 1 में थोड़ा सा तो आपको झलकी दी थी। अगर याद नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल करके कमेंट सेक्शन में डालना है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जिसका कमेंट सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलने वाला है। ठीक है, ताकि बाकी लोग को समझ में आए कि सही आंसर क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉरेन बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी प्रोटेस्टिंग वगैरह जरूरी है, वेयरएज इनलैंड बिल के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा सकते हो, करवाना बेटर होता है, नहीं भी करवाओगे तो ठीक है।
थर्ड इज डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। थर्ड क्या है? डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन दिस। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब मैं बोलूंगा कि मुझे दे दो, वो क्या हो गया? अपना डिमांड इंस्ट्रूमेंट। या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे टाइम का कोई बैरियर नहीं है, उस पे टाइम नहीं लिखा है कि मुझे 1 महीने बाद चाहिए, 4 महीने बाद चाहिए, आराम से जब भी मिल जाए, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। या मैं बोलूं कि भैया 2-3 महीना हो गया, तुम दे दो पैसा, 6 महीना हो गया, वो दे दो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अपना डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जैसे एक चेक क्या है? हमेशा डिमांड पे ही पेबल होगा। उसमें जब वो चेक लिखते हैं उसकी डेट होती है, कब पेमेंट होगा उसकी डेट नहीं होगी। जब हम चेक बनाते हैं तो आज की तारीख पे हम लिखेंगे और जब भी हम उसको जमा कराएंगे तब हमको पैसा मिल जाएगा। चाहे मैं 2 दिन बाद कराऊं, अगले दिन कराऊं, 1 महीने बाद कराऊं, पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब भी मैं पैसे की डिमांड करूंगा सामने वाले को मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है। A note or a bill if payable after a specified period or happening of a specific event which is certain, it is a टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसपे टाइम लिमिट लगी हुई है, अगर मैं बोलूं कि भैया 3 महीने बाद पैसा चाहिए, तो वो क्या हो गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर मैं बोला कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हो जाए, मैंने यहां से मान लो सामान भेजा मुंबई, मुंबई आपके पास सामान पहुंच जाए, आप मुझे पैसा दे देना, तो क्या हो गया? ये टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। यानी टाइम की बाउंडेशन हो गई जहां पे, वो क्या हो गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। आगे, इफ अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज बियर्स द एक्सप्रेशन एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशन मीन्स ऑन डिमांड, सेक्शन 21 क्या बोल रहा है? अगर किसी भी प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन, तो वो क्या हो गया? वो है ऑन डिमांड वाला। The words on demand are usually found in promissory note, whereas word at sight are found on bills of exchange. ठीक है। on demand हम जनरली किस पे लिखते हैं? promissory note में। और at sight हम जनरली किस में लिखते हैं? bills of exchange पे लिखते हैं। क्लियर हो गया? दोनों में रिवर्स भी कर सकते हैं, बट जनरल केस में यहाँ पे आपको बता रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, जेन्युइन एकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल। जेन्युइन बिल, एकोमोडेशन बिल और फिक्टिशियस बिल। अब ये क्या होते हैं? इसको पढ़ते हैं भाई। When a bill is drawn, accepted or endorsed for a consideration, it is a genuine bill. जब भी हम बिल ड्रॉ करते हैं एक कंसिडरेशन पे, यानी फ्री फोकट में नहीं, हमको सामने वाले से कुछ चीज रिसीव हुआ है, उसके कंसिडरेशन में हम एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या हो गया? जेन्युइन बिल। When it is drawn, accepted or endorsed without consideration, it is accommodation bill. यानी कंसिडरेशन नहीं मिला है और फिर भी हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? accommodation bill. When drawer और पेई both are fictitious, the bill is called fictitious bill. जब ड्रॉअर और पेई, अब ड्रॉअर कौन होता है, पेई कौन होता है, ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टी, उसमें आपको क्लियरली बता दूंगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। 21 लाइक्स कर दो इस वीडियो में, फटाफट से नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ड्रॉअर और पेई दो पार्टीज हैं। ठीक है। अगर वो दोनों ही फिक्टिशियस हैं तो वो बिल भी क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस बिल हो जाएगा। इफ बोथ ड्रॉअर एंड पेई ऑफ अ बिल आर फिक्टिशियस पर्सन, फिक्टिशियस यानी नेचुरल पर्सन नहीं है वो, द एक्सेप्टर इज लाइबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन शो द सिग्नेचर of the supposed drawer and that of first pay are in the same handwriting. क्लियर हो गया? आई होप समझ में आई गया होगा। फिर भी नहीं आया होगा, कोई भी चीज कमेंट कर देना है। ठीक है। डरना मत, शर्माना नहीं है, कमेंट सेक्शन अपना ही है, जो भी डाउट होगा फटाफट लिख देने का। फिफ्थ पे आते हैं अपन, क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। अब क्लीन बिल और डॉक्यूमेंट्री बिल क्या है? व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अ गुड्स आर एनेक्स्ड टू अ बिल, इट इज नोन एज क्लीन बिल। यानी हमने एक बिल दे दिया, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच नहीं है, कोई प्रूफ या कोई ऐसा चीज अटैच नहीं है, तो क्या? इट इज अ क्लीन बिल। ठीक है। व्हेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स आर अटैच टू इट, इट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री बिल। अगर हम और पेपर वर्क अटैच कर रहे हैं बिल के साथ, तो वो डॉक्यूमेंटेड बिल हो गया। कोई भी पेपर वर्क अटैच नहीं है, सिंपल नॉर्मल बिल है, तो क्या हो गया? वो एक क्लीन बिल है। खत्म। नेक्स्ट, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। when an instrument due to faulty drafting may be interpreted either as a bill or note, it is an ambiguous bill. यानी जब हमको पता ही नहीं चल रहा है वो बिल कुछ इस तरीके से लिखा है कि हम उसको बिल माने कि एक नोट माने, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज माने, प्रोमिसरी नोट माने, क्या माने, जब हमको पता ही नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन है, तो वो क्या माना जाएगा? एक एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। क्लियर है? आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप लोग मैनेज कर लेना। इट इज फॉर होल्डर टू डिसाइड हाउ ही वांट्स द बिल टू बी ट्रीटेड। ठीक है। अब ये होल्डर डिसाइड करेगा कि उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या वो प्रोमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने। सर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 2 है जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। आगे, एम्बिग्यूटी में ऑल्सो अराइज when the amount is stated differently in words and figure। ठीक है। एम्बिग्यूटी कब आ सकती है? जैसे मैं तो वर्ड में लिख रहा हूँ 10,000 ओनली, और अमाउंट में मैं लिख रहा हूँ 1 और 000, यानी मैंने 1000 ऐसे लिखा और वर्ड्स में मैं लिख रहा हूँ 10,000, तो 1000 मानू 10,000 मानू, एम्बिग्यूटी अराइज हो गई यहाँ पे। इन सच केस द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा कि मैं ये मानूंगा कि हो सकता है 1 0 लिखना भूल गया हो या 1 0 ज्यादा लिखा गया हो। मैं किस पे विश्वास करूंगा? जो उसने राइटिंग में लिखा है, ठीक है, उसको मैं मान के चलूंगा। आगे, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या है? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट।
एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इनकम्प्लीट है, मान लो उसमें गलती से साइन होना रह गया हो, अमाउंट लिखना रह गया हो, डेट रह गई हो, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज है वो जो मेंशन करना रह गया हो, वो क्या हो गया? इनकोहेट बिल। इनकोहेट बिल मतलब इनकम्प्लीट बिल। एम्बिगियस बिल क्या था? जिसमें डाउट है, कंफ्यूजन हो गया, कुछ एरर आ गया है उसमें, ठीक है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, वो था एम्बिगियस बिल। इनकोहेट बिल क्या? जो इनकम्प्लीट है इन सम रिस्पेक्ट। आगे, when a person signs and deliver to another a blank or incomplete stamped paper, he authorized the other person to make or complete upon it a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. The effect of such signing is that the person signing the instrument is liable upon such instrument in the capacity in which he signed it to the holder in due course of the instrument. क्या बोल रहा है? कई बार हमने क्या कर दिया, एक ब्लैंक बिल दे दिया, बोल दिया कि भैया अमाउंट अपने हिसाब से भर लेना, और उसमें हमने क्या लगाया? स्टैंप लगाया। अब जो स्टैंप की वैल्यू है, ठीक है, स्टैंप की वैल्यू से ज्यादा अमाउंट हम पे नहीं कर सकते, मतलब उसमें लिख नहीं सकते। अगर उसमें 10,000 रुपए का स्टैंप है, 10,000 रुपए का स्टैंप मतलब वो जो स्टैंप आता है ना, अगर उसकी ऑथराइजेशन 10,000 रुपए तक है तो हम उसमें 10,000 ही मेंशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? देखो लिखा है फिर से, when a person signs and deliver to another blank or incomplete stamped paper, he authorized the other person, वो सामने वाले पर्सन को अथॉरिटी दे रहा है, to make it complete upon it negotiable instrument for any amount नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। ठीक है, उस स्टैम्प के अमाउंट से ज्यादा वो नहीं कर सकता। द इफेक्ट ऑफ सच साइनिंग इज दैट द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल अपॉन इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो उस तरीके से बन जाएगा जैसे उसने एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि रिलेशन में कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कितना पैसा दूं, एक काम करता हूं मैं आपको दे दूंगा पेपर, आपको जितना मर्जी हो अमाउंट लिख के मुझे दे देना। ठीक है, क्लोज रिलेशन में कई बार ऐसा हो जाता है जब हम एक अमाउंट पे पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, हम अमाउंट पे नहीं पहुंच पाते तो हम बोल देते हैं आपकी जितनी मर्जी होगी आप खुशी से उतना दे देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्या करेंगे हम, एक ब्लैंक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देंगे, सामने वाला उस पर क्या करेगा, अमाउंट भर के दे देगा, बट उस पर जो स्टैंप लगी होगी उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज escrow instrument. Next is escrow instrument. When an instrument is drawn conditionally for a special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, it is known as escrow instrument. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहे हैं कंडीशन लगा के, ठीक है, एक स्पेशल पर्पस के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि इधर उधर ट्रांसफर पासिंग द पार्सल खेलने के लिए नहीं, एक स्पेशल पर्पस के लिए, एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब एक सिक्योरिटी के ऊपर जो दूसरी हम सिक्योरिटी जमा कराते हैं। जैसे बैंक से मैं लोन लेने गया 50 लाख रुपए, बैंक वाले बोले भैया आपके घर के कागज जो है गिरवी रखवा दो, मैं बोला ठीक है चलेगा। फिर बैंक वाले बोले यार घर जो है प्रॉपर्टीज इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर हो गई तो ठीक है बट नीचे हो जाएगी तो हमको लॉस हो जाएगा, तो एक काम करो आप एक सिक्योरिटी और कुछ रखवा लो। तो मैं बोला कि चलो भैया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने रखवा दिया, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, वो सिक्योरिटी क्या कहलाएगी, कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी जो एक बेसिक सिक्योरिटी तो मैंने दी थी अपने घर के पेपर, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर जो आया वो हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैं स्पेशल पर्पस जैसे कि कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए अगर मैं इशू कर रहा हूं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी देयरइन, इट इज कॉल्ड एन एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, द लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अराइज इफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन आर नॉट फुलफिल्ड और फॉर द पर्पस फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड एंड इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ कि मैंने जो लोन का उसका पैसा मैंने लौटा दिया, तो क्या होगा, मुझे घर के पेपर भी मिल जाएंगे और जो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो भी मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो लोन है वो नहीं लौटा पाया, तो उस केस में क्या होगा, बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे घर बेच देंगे, ऑक्शन कर देंगे। अगर उनसे उनको जितना पैसा रिकवर करना था मिल गया, अगर उनको जितना पैसा रिकवर करने था मिल गया, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसको कैंसिल कर देंगे। फिर ऐसा नहीं कि उनके पास अगर एक एडिशनल चेक पड़ा है तो उसको भी वो अपने नाम पे कैश इन करवा लेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लाइबिलिटी है टू पे इन केस ऑफ एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, ये तब तक अराइज नहीं होगी जब तक जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में डिसाइड की थी, कंडीशन क्या कि अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो पहले मेरा घर बेचना, अगर उससे भी आपको पैसा रिकवर ना हो तब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर लेना। ठीक है, तो जब तक वो कंडीशन अराइज नहीं होगी तब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पे करने के लिए मेरी लाइबिलिटी जो है वो जनरेट नहीं होगी, मेरी लाइबिलिटी जो है वो जनरेट नहीं होगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? तो आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमको दिख रहा है पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये देखो यहाँ पे ड्रॉअर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीज। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे बट अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, इस वीडियो में 21 लाइक्स हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत अगले दिन आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आई होप आज के लेक्चर में हमने जो भी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।